हेलो गाइस, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जीएसटी रिवीजन के बारे में, जो कि 3 घंटे में पूरे जीएसटी को मैं आपको यहाँ पर कवर करवा के दूंगा, इंक्लूडिंग नोटिफिकेशन, सर्कुलर और जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है रिसेंट, वो सारे के सारे जो कि आपके 2026 एग्जाम वगैरह के लिए रिलेवेंट होगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है नोट्स, वो आपके हिंदी इंग्लिश मिक्स में है और कई सारे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से मैंने आपको मेमोराइज करवाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मजा आने वाला है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 5 प्रकार के जीएसटी हैं। जब फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी की बात की जाती है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन एक्ट। अब जहां तक बात करते हैं कि जो जीएसटी का कंसेप्ट क्या है, जीएसटी एक ब्रॉड बेस्ड वैल्यू एडेड टैक्स है, जिसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है, और जहां पर जो टैक्स का बर्डन होता है वो अल्टीमेट कंज्यूमर पर पड़ता है। जो भी आईटीसी का बेनिफिट होता है वो डेस्टिनेशन स्टेट लेती है। मल्टी स्टेज टैक्स होता है, यहाँ पर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर हर एक स्टेज पर टैक्स लगता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध है। यानी कि यहाँ पर जीएसटी ब्रॉड बेस्ड वैल्यू एडेड टैक्स है, जिसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहते हैं, और इसका टैक्स का बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर पर पड़ता है। इनपुट हर एक स्टेज पर मिलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ये मल्टी स्टेट टैक्स पर भी आपका यहाँ पर जो है ना प्रावधान दिया गया है बहुत सारे आईजीएसटी के रिलेटेड। जीएसटी बिजनेस जो भी इनपुट होता है उस पर टैक्स लगाता है, परंतु पर्सनल कंजम्पशन पर आईटीसी उपलब्ध नहीं होता है। जीएसटी के वैल्यू चेन में हर एक स्टेज पर जो पिछला टैक्स आपने पे किया है उसका इनपुट टैक्स रेट मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 366 का 12A, ये आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है जो बोलता है गुड्स एंड सर्विस बोथ पर जीएसटी लगेगा सप्लाई करोगे तो, लेकिन दारू पर नहीं। तो संविधान खुद ही बोल दिया कि दारू पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो बहरहाल दारू पे क्या लगता है, तो वह आपका एक्साइज ड्यूटी लगता है, और विद इन स्टेट सेल करने पर वैट लगता है और सीएसटी लगता है अलग स्टेट के लिए। 246A बोलता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है। 246A में कंकरेंट पावर होता है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का एक ही ट्रांजैक्शन पर, एक ही सप्लाई पर दोनों को अधिकार होता है जीएसटी लगाने का। आर्टिकल 269A बोलता है कि जो भी इंटर स्टेट सप्लाई होगा उस पर केवल पार्लियामेंट जीएसटी लगा सकती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल स्टेट के बीच में अपॉर्शन करेगी, यानी कि पार्लियामेंट अपॉर्शन करेगा। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर क्या बोलता है कि आर्टिकल 366 का 12A बोलता है कि सारे गुड्स एंड सर्विस के सप्लाई पर जीएसटी लगेगा एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। 246A बोलता है कि जो भी आपका कंकरेंट पावर होता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का जीएसटी लगाने का। 269A बोलता है कि आईजीएसटी पर पार्लियामेंट जीएसटी लगाएगी, जो कि अपॉर्शन होगा बाद में सेंट्रल और स्टेट के बीच में। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं जीएसटी के बेनिफिट के बारे में, तो यूनिफाइड नेशनल मार्केट देता है, कैस्केडिंग इफेक्ट यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगता था उस टैक्स के पोर्शन पर टैक्स लगाने से बच जाते हैं। यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, और ओवरऑल गवर्नमेंट का रेवेन्यू को बढ़ाता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर दिया गया है, यूनिफाइड नेशनल मार्केट, कैस्केडिंग इफेक्ट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और ओवरऑल रेवेन्यू को बढ़ाता है। टैक्स लायबिलिटी जो है गुड्स के स्पेशल केस में अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को संविधान ने ही जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है, और सेक्शन 9 के सबसेक्शन 2 सीजीएसटी एक्ट को पढ़ोगे तो वहां पर 5 प्रकार के ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उस पर जीएसटी अभी लागू नहीं है। तो जहां तक हम लोग बात करते हैं टोबैको एंड तो उसके प्रोडक्ट पर सेंट्रल एक्साइज भी लगाया जाता है जीएसटी के साथ साथ। टोबैको और उसका प्रोडक्ट जो होता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर भाई साहब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो लगे ही लगेगी, और सब्सिक्वेंट सप्लाई पर जीएसटी भी लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जीएसटी में एक्सक्लूजन साफ साफ बोला गया अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को, क्योंकि संविधान से ही बाहर किया गया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो 5 प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्प्रेड जिसको आप पेट्रोल बोल के बुलाते हो, हाई स्पीड डीजल ऑयल, एविएशन टरबाइन फ्यूल और नेचुरल गैस, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। टोबैको और उसके प्रोजेक्ट पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, और मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे एक्साइज भी लगता है। इंटरटेनमेंट टैक्स जो होता है वो अगर स्टेट द्वारा लगाया जाता है तो सब्स्यूम किया गया है जीएसटी में, लेकिन लोकल बॉडी के द्वारा लगाया जाता है तो सब्स्यूम नहीं किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं और कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम किए गए हैं जीएसटी में। तो सेंट्रल एक्साइज के जो भी टैक्स होते हैं, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। एडिशनल कस्टम ड्यूटी यहाँ पर याद रहे बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं है, यानी कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी होता है वो जीएसटी में इनबिल्ड किए गए हैं। स्टेट टैक्स में जैसे वैट, सेल टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स और इंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट लेवल, ये सारे सब्स्यूम किए गए हैं।
अब कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम नहीं किए गए हैं, तो जैसा कि मैंने बोला था, बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं सब्स्यूम किए गए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स आज भी आपको लगता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी और एक्साइज ऑन अल्कोहलिक एंड पेट्रोलियम पर स्टेट टैक्स, एक्साइज वगैरह सब शामिल होता है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नॉट सब्स्यूम में बेसिक कस्टम ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी और एक्साइज ऑन अल्कोहलिक लिकर एंड 5 प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि आपका टैक्सेशन जो एक्सक्लूड होता है स्पेशल केसेस में, तो ये आपको पता है कि जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होता है उस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर, और सप्लाई के टाइम पर वैट और सीएसटी लग जाता है। 5 प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है और सब्सिक्वेंट सप्लाई पर वैट और सीएसटी लग जाता है। टोबैको नट्स प्रोडक्ट पर, ओपियम और नार्कोटिक्स पर जीएसटी सब्सिक्वेंट सप्लाई पर लगता है, लेकिन इनिशियली सेंट्रल एक्साइज लगता है टोबैको नट्स के प्रोडक्ट पर, और ओपियम नार्कोटिक पर स्टेट एक्साइज लगता है। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी, तो आईजीएसटी को कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो सबसे पहले खुद खाओ, उसके बाद पप्पा को खिलाओ और पप्पा बच्चों को खिलाएगा, ऐसा करके नियम हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पर पप्पा कौन है, तो आईजीएसटी है। आईजीएसटी पहले आईजीएसटी की लायबिलिटी को चुकाता है, उसके बाद जो बच गया अगर तो सीजीएसटी या एसजीएसटी को बांट देता है। सीजीएसटी छोटे भाई को कभी नहीं देता है, एसजीएसटी को कभी नहीं देता है, और एसजीएसटी बड़े भाई यानी कि सीजीएसटी को कभी नहीं देगा। इसका मतलब क्रॉस यूटिलाइजेशन सी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के बीच में नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि आईजीएसटी पहले खुद अपना लायबिलिटी चुकाएगा, उसके बाद सी और एस की लायबिलिटी चुकाएगा। सीजीएसटी पहले खुद लायबिलिटी चुकाएगा अपना, उसके बाद में आईजीएसटी की लायबिलिटी चुकाएगा, लेकिन एसजीएसटी यूटीजीएसटी को नहीं चुकाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आती है। अब कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट के बारे में हम लोग जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये कैटेगरी के स्टेट स्पेशल स्टेट कहलाते हैं। आपको इसको ध्यान में रखना है। अभी हम लोग बात करते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के हिसाब से जो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई पर जीएसटी लगाया जाता है। तो इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी लगता है और इंट्रा स्टेट पर सी और एसजीएसटी लगता है। और सेक्शन 15 के हिसाब से जो वैल्यू होती है उस पर जो रेट होता है वो मल्टीप्लाई करके जीएसटी लगता है। कॉमन रेट 0%, 0.25%, 3, 5, 8 और 18 और 28% है। ये आईजीएसटी का रेट है, इसको आधा कर दो सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए। ठीक है, अब जैसे 28% है तो 14% करके सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जो स्कोप यहाँ पर बोला गया इंट्रा स्टेट का और इंटर स्टेट का सप्लाई बोला गया। विद इन स्टेट में जो भी रहता है इन सब में जो है वैल्यूएशन सेक्शन 15 के हिसाब से ही होता है। 15(1), 15(2) और 15(3) ये हम लोग जानेंगे। अब हम लोग बात करते हैं जीएसटी काउंसिल में क्या क्या रिकमेंडेशन किया जाता है। तो जीएसटी काउंसिल ने जो है रिकमेंडेशन दिया था कि किस जगह पर टैक्स, मतलब यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई कौन कौन सी होगी। एग्जम्पशन के बारे में बताता है, एग्जम्पशन का थ्रेशोल्ड बताता है, और जीएसटी का मॉडल, प्रिंसिपल, अपॉर्चनमेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रिंसिपल, और एग्जम्पशन का थ्रेशोल्ड लिमिट, जीएसटी का रेट इंक्लूडिंग स्पेशल रेट, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट के बारे में कुछ खास बातें, और अन्य मैटर पर, और खासकर नेचुरल कैलेमिटी या डिजास्टर होता है तो स्पेशल रेट कैसे लगाएंगे उसके बारे में जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देता है। मिला जुलाकर सब चीज के बारे में जीएसटी रिकमेंडेशन लेना ही पड़ेगा। सेक्शन 9 बोलता है चार्जिंग सेक्शन के बारे में। तो यानी कि चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, 9 का 1 इंट्रा स्टेट सप्लाई पर जो आपका सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है और इंटर स्टेट पर आईजीएसटी लगता है, वैल्यू सेक्शन 15 के हिसाब से डिटरमाइन होती है और प्लस वैल्यूएशन रूल के हिसाब से, और रेट नोटिफाई किया जाएगा। सेक्शन 9 के सबसेक्शन 1 में बोला गया है कि मैक्सिमम रेट आईजीएसटी का 40% होगा, यानी कि सीएसजीएसटी का 20% होगा। फिलहाल जो हाईएस्ट रेट नोटिफाई किया गया है वो 28% किया गया है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो भी गुड्स नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी होता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और उसके बाद अननेचर्ड एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल या फिर रेटिफाइड स्पिरिट जो कि अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को मैन्युफैक्चरिंग करने में काम आता है। यानी कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर तो जीएसटी लगता ही नहीं है, साथ में जो अननेचुरल एक्स्ट्रा अननेचर्ड डीनेचर किया हुआ नहीं है, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल पर आपका 5 प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करते हैं। 9(2) बताता है कि अभी जीएसटी नोटिफाइड नहीं है, प्रेजेंटली इस पर सेंट्रल एक्साइज और वैट और सीएसटी लगता है। तो 5 प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल ऑयल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल पर अभी जीएसटी नोटिफाइड नहीं है। गुड्स जब गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से नोटिफाई करेगी तब से लग जाएगा, फिलहाल तो नहीं है। अब इंडिया का बात करते हैं तो इंडिया में उसका यूनियन टेरिटरी आता है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से बताया गया है आर्टिकल 1 में, और उसके अलावा इंक्लूड होता है टेरिटोरियल वाटर, सी बेड, सबसॉइल, कॉन्टिनेंटल
कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसके अलावा मैरीटाइम जोन भी इंक्लूड होता है। तो इंडिया का डिफिनेशन काफी ब्रॉड है, इसमें बोलता है टेरिटोरियल वाटर और सी बेड और सबसॉइल होता ही है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी भी होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और मैरीटाइम जोन भी होता है। ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। यूनियन टेरिटरी किसको बोला जाता है? तो यूनियन टेरिटरी में इंक्लूड होता है अंडमान निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर। स्टेट लेजिस्लेचर की बात हम लोग करते हैं। स्टेट में इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाया जाता है। यूटी जो जीएसटी कहां पर लगाया जाता है? जिसके पास खुद का लेजिस्लेचर नहीं है, यानी कि वहां पर आप सप्लाई होगा तो सी और यूटी जीएसटी लगाया जाएगा। लेकिन 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिसके पास स्टेट लेजिस्लेचर है, इसीलिए दिल्ली वगैरह में आप देखते होंगे सी और एसजीएसटी लगाया जाता है। तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के पास स्टेट लेजिस्लेचर है, भले ही वो लोग यूनियन टेरिटरी है, इसीलिए वहां पर क्या होता है, सी और एसजीएसटी लगाया जाता है। तो यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर जो है ये लोग हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, चंडीगढ़ और उसके बाद जो है ना लद्दाख। और इंटर स्टेट सप्लाई दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जो है वो उसके पास खुद का अपना लेजिस्लेचर है, इसलिए एसजीएसटी वहां पर लगता है। अब हम लोग बात करते हैं पर्सन किसको बोला जाता है, तो लगभग सब एक्ट में पर्सन का डिफिनेशन सेम ही है। इंडिविजुअल, हब, फर्म, एलएलपी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट, ठीक है, ये सब जो है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और सोसाइटी, ये सब क्या होता है, ये सब पर्सन कहलाता है। कलेक्शन, जो जीएसटी का कलेक्शन होता है, जैसा कि एक्ट में प्रोवाइड किया गया है, मैनर प्रोवाइडेड एज पर एक्ट और टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से। पर्सन लायबल टू पे टैक्स, जो सेक्शन 22 में टर्नओवर के लिमिट के हिसाब से या फिर सेक्शन 24 के हिसाब से मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, उन लोगों को जीएसटी पे करना पड़ेगा। सेक्शन 22 का रजिस्टर्ड पर्सन और सेक्शन 24 में जो लायबल है, और टैक्सेबल पर्सन एनी पर्सन हुई रजिस्टर्ड और लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर 22 और 24 इसको टैक्सेबल पर्सन बोला गया है। और जो इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा वो टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से पे करना पड़ेगा। फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर खुद जीएसटी पे करेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट पे करेगा, और 9 सबसेक्शन 5 में कुछ केस बताया गया है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे करता है। अब हम लोग बात करते हैं डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में। सेम पैन पर डिफरेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन है तो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। तो अब यहां पर बात करते हैं कि अगर आपका पैन नंबर सेम है और अलग अलग स्टेट में या सेम स्टेट में जीएसटी नंबर दूसरा है, तो उस सिचुएशन में आपका वो आपस में जो सप्लाई करोगे वो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई माना जाएगा। किसी अदर स्टेट में आपका ब्रांच ऑफिस एजेंसी है तो उसको भी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है। अब जहां तक बात करते हैं कि सप्लाई डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में जीएसटी के तहत टैक्सेबल हो जाता है, यानी कि स्टॉक ट्रांसफर भी करोगे तो शेड्यूल 1 में आप देखोगे विदाउट कंसिडरेशन भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है। टाइम ऑफ सप्लाई की जहां तक हम लोग बात करते हैं तो सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी के भीतर सप्लाई होने पर इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट यूनियन टेरिटरी के बीच में सप्लाई होने पर इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। सिंगल या मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, सेम स्टेट में मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस होने पर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन उपलब्ध है। डिफरेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी में बिजनेस होने पर सेपरेट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, दूसरे स्टेट में तो कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई दो चीजें होती हैं। इंटर स्टेट में आईजीएसटी लगता है और सी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगता है, ये आपको पता है। अब हम लोग बात करते हैं रिसिपिएंट के बारे में। जहां पर बात करते हैं कंसिडरेशन है, वहां पर जो कंसिडरेशन पे करने के लिए लायबल होगा वही सर्विस का रिसिपिएंट माना जाएगा, जो पैसा देगा वही रिसिपिएंट माना जाएगा। लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 की कहानी है तो गुड्स डिलीवरी कहां जहां पर किए जाते हैं या पोजीशन दिए जाते हैं वहां पर। लेकिन अगर सर्विस की बात है तो जहां पर सर्विस रिसीव करने वाला बंदा बैठा हुआ है, सर्विस जहां पर रेंडर किया जाता है, ठीक है। रिसिपिएंट में एजेंट भी शामिल होता है। तो ये बात रिसिपिएंट के बारे में देखा। तो सबसे पहले देखा कि अगर कंसिडरेशन इंक्लूड है तब तो रिसिपिएंट वही है जो पैसा देगा। लेकिन अगर कंसिडरेशन इंक्लूड नहीं है तो डिलीवरी जो लेगा या फिर जो सर्विस जहां लेता है या जिसके बिहाफ में जो लेता है उस जगह को माना जाएगा। यहां पर रिसिपिएंट में इंक्लूड होगा एजेंट पे। रजिस्टर्ड पर्सन वो है जो सेक्शन 25 के तहत रजिस्ट्रेशन लेता है, लेकिन जिसका यूआईएन नंबर जिसके पास है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको रजिस्टर्ड पर्सन आप नहीं बोल सकते हो। तो रजिस्टर्ड पर्सन का डेफिनेशन होता है रजिस्टर्ड पर्सन ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25, जिसमें एक्सक्लूड होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वाला। सप्लायर का मतलब क्या होता है? वो पर्सन जो गुड्स या सर्विस या बोथ का सप्लाई करता है, उसमें उनका एजेंट भी शामिल है, और जो प्रिंसिपल की ओर से सप्लाई करता है वो एजेंट भी शामिल है। और सप्लायर में जो 9 सबसेक्शन 5 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर फैसिलिटी देता है वो भी सप्लायर ही कहलाएगा। तो यानी कि यहां पर बात करते हैं सप्लायर का डिफिनेशन काफी ब्रॉड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में बैटरी
कैसीनो और लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग शामिल है। ठीक है, तो लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग जो होता है वो शामिल होता है। ऑनलाइन गेमिंग का मतलब होता है गेम ऑफरिंग जिसमें मॉनेटरी कंसिडरेशन शामिल हो, चाहे आउटकम स्किल पर आधारित हो या चांस पर, इसमें मॉनेटरी गेमिंग शामिल हो। तो ऑनलाइन गेमिंग में मॉनेटरी वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेमिंग ऑफरिंग मॉनेटरी कंसिडरेशन इंक्लूड गेम विद द फाइनेंशियल स्टेक इन्वॉल्व, मनी कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट। ठीक है, आउटकम बेसिस, आउटकम कैन बी based on skill or without skill, outcome can be based on chance or monetary game including game of the monetary stakes। ये सारी चीजें होती है। बिजनेस में हम लोग बात करते हैं कि बिजनेस किसको कहा जाता है, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर और प्रोफेशन, वैकेशन, वेजन और एनी सिमिलर एक्टिविटी इंक्लूडिंग रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट मोटिव। ऐसा नहीं है प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो बिजनेस नहीं कहलाएगा, तभी भी बिजनेस के दायरे में आता है। सप्लाई, एक्विजिशन, गुड्स और सर्विसेज इन सर्विस बाय कनेक्शन और कमिंसमेंट और क्लोजर ऑफ द बिजनेस। तो कमिंसमेंट और क्लोजर के दौरान जो भी बिजनेस में ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर या इसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी शामिल है, चाहे प्रॉफिट मोटिव हो ना हो। एक्विजिशन, अगर आपका गुड्स का एक्विजिशन या सर्विस इन कनेक्शन विद द कमिंसमेंट या क्लोजर ऑफ बिजनेस को बंद या चालू करने के दौरान जो भी खरीद बेच करते हो वो भी बिजनेस में ही आएगा। यहाँ पर डेफिनेशन में बिजनेस में क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी या किसी बॉडी द्वारा अपने मेंबर को कंसिडरेशन के लिए कोई भी एक्टिविटी अगर देते हो तो क्लब, सोसाइटी, एसोसिएशन, ठीक है, या कोई भी बॉडी अपने मेंबर को कोई भी सर्विस देता है तो बिजनेस में एडमिशन फॉर कंसिडरेशन तथा सर्विस सप्लाइड बाय ऑफिसर होल्ड भी शामिल है। रेस क्लब एक्टिविटी इंक्लूडिंग टोटलिसेटर और लाइसेंस बुक मेकर एक्टिविटी बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर इंगेज इन द पब्लिक अथॉरिटी। तो ये सब भी है, सेंट्रल स्टेट और लोकल अथॉरिटी जिसमें पब्लिक अथॉरिटी का एक्टिविटी करता है वो भी बिजनेस में शामिल होता है। गुड्स का अर्थ है हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स में एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, लैंड से जुड़ी चीजें भी शामिल है जो कि सर्व किए जाने के लिए एग्रीड हो। गुड्स में सिक्योरिटी लेकिन शामिल नहीं होता है। तो गुड्स में हर प्रकार के मूवेबल प्रॉपर्टी आते हैं इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास या फिर जो अटैच टू अर्थ वाले थिंग्स है जो कि एग्रीड किया गया है कि भैया हम तुमको निकाल के देंगे, लेकिन उसमें सिक्योरिटी शामिल नहीं होता है। सर्विस का अर्थ है जो भी गुड्स के अलावा कुछ भी हो उसको सर्विस कहा गया है। सर्विस में मॉनेटरी और सिक्योरिटी शामिल नहीं है, लेकिन मनी का यूज या कन्वर्जन करने के लिए, ठीक है, या सिक्योरिटी की फैसिलिटीज देने के लिए जो भी काम किया जाता है उसको सर्विस के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। तो सर्विस में एनीथिंग अदर देन गुड्स एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटी इंक्लूड्स यूज और कन्वेंस ऑफ द, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई वह सप्लाई है जिस पर जीएसटी लेविएबल होता है। टैक्सेबल सप्लाई कौन सा सप्लाई है जिस पर जीएसटी लेविएबल होता है। जीरो रेट सप्लाई सेक्शन 16 के हिसाब से एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स या सर्विस या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का यूनिट या डेवलपर को प्रोवाइड करते हो तो जीरो रेट सप्लाई में भले ही ड्यूटी नहीं, यहाँ पर जीएसटी नहीं लगती है, उसके बाद बावजूद भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। यही खासियत है सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट की। टैक्सेबल सप्लाई वह सप्लाई होता है जिस पर जीएसटी लायबल होता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई वह सप्लाई होता है जिस पर जीएसटी लेविएबल ही नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जैसे कि। एग्जम्प्टेड सप्लाई वह सप्लाई होता है जो कि फुल्ली या पार्ट जो या कंडीशनल एग्जम्पशन दिया गया हो जिसमें नील रेट भी शामिल होता है। एग्जम्प्टेड सप्लाई गवर्नमेंट द्वारा नोटिफिकेशन के माध्यम से, जनरली स्पेसिफिक नोटिफिकेशन के माध्यम से नोटिफाई की जाती है। तो टाइप्स ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई सेक्शन 16 वाला जो एक्सपोर्ट में या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन या यूनिट या डेवलपर को दिया जाता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई जहां पर गुड्स नॉट लेविएबल, एग्जम्प्टेड सप्लाई, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि सप्लाई अंडर जीएसटी। तो अब हम लोग थोड़ी देर के बाद जानेंगे अगला चैप्टर नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा जीएसटी का। अगले वीडियो तक के लिए जयराम जी की।